आपको लेसन नंबर 7, 8 और 9 इन तीनों पार्ट का रिवीजन करा रहे हैं। तो देखिए लेसन नंबर 7 है सोच अपनी अपनी। यह पाठ जो है आपका वाद विवाद का है, यानी इस पाठ में आपको यदि आपकी पाठशाला में किस प्रकार की प्रतियोगिता देखी जाती है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये चित्र दिए हुए हैं, बराबर। तो इस चित्र के आधार पर प्रश्नों की चर्चा करनी है ना, उसे वाद विवाद कहते हैं, है ना। जैसे कि पहला चित्र हमारा है गांव का। तो इसमें ये सब बताया है कि गांव का तथा नगर का जीवन कैसा होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है ना। तो आपको ये दोनों में से कौन सा जीवन है वो रुचिकर लगता है, यानी कि अच्छा लगता है, और वो क्यों। तो आपको इस चित्र के आधार पर क्या करना है, इसके प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, है ना। तो गांव के चित्र के आधार पर हम क्या बताएंगे, हाँ, तो हम क्या बताएंगे कि भाई गांव का जीवन सीधा सादा सरल होता है, उसमें कोई तड़क भड़क नहीं होती है, वहाँ पर शांति होती है। फिर नदी और कुएं का पानी पीने को मिलता है। फिर खेतों में, अपने ही खेतों में उगाया हुआ अनाज और ताज़ी सब्जियाँ खाने को मिलती है। फिर कच्चे घर होते हैं। जीवन में प्रकृति का आनंद हमें बहुत ही नज़दीक से होता है, बराबर। फिर नगर के जीवन में क्या है, तो नगर का जीवन कैसा होता है कि तड़क भड़क भरा हुआ, बनावटी होता है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं, उनके पक्के मकान होते हैं, वो लोग नल का पानी पीते हैं। फिर बाजार से फल सब्जियां अनाज खरीद कर लाकर खाते हैं। फिर नगर के सड़कों पर वाहन का हमेशा शोर मचा रहता है। फिर दुकानों, बैंकों, दफ्तरों में काम करने वाले लोग आते जाते रहते हैं। इसलिए नगर का जीवन कैसा होता है, शांति भरा नहीं होता है। नगर के लोग जीवन की प्रकृति से बहुत दूर होते हैं, है ना। तो नगर के जीवन में बहुत सारे दोष हैं। क्यों दोष हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो शिक्षित होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, है ना। तो आपको इन दोनों में से, जैसे कि मैं ये कहूँ कि मुझे तो नगर का जीवन अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, तो भाई भले ही शोरगुल हो, वहाँ पर फैशनेबल कपड़े पहनते हो, पक्के मकान हो, जो भी हो, पर जीवन में क्या ज़रूरी है, तो कि शिक्षा, है ना। तो शिक्षा के कारण हम आगे बढ़ सकते हैं, बराबर। फिर नगर के स्कूलों में, नगर में अच्छे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, अपना मनपसंद शैक्षणिक जो भी है शिक्षण के अनुरूप वो हम पसंद करके आगे बढ़ सकते हैं, संस्थाएं होती है, बराबर। तो नगर का जीवन उन्नति के पथ पर ले जाने वाला है। पर गांव का चित्र, मतलब कि गांव का जीवन जो है वो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर क्या होता है कि वही हम ठहरे रहते हैं, यानी हम, और जो हमें सीखना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, किस प्रकार के लोग होते हैं, तो ये सब हमें गांव के चित्र में, यानी कि गांव के जीवन में नहीं दिखाई देता, बराबर। तो ये था आपका सोच अपनी अपनी, है ना। फिर हम आते हैं लेसन नंबर 8 पर। तो यहाँ इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त, बराबर। इस कविता में हमें क्या बताया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना। इस उक्ति को क्या किया है, चरितार्थ किया है। तो यहाँ पर हमें गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना हमारे सामने रखी हुई है। यहाँ पर एक संवाद शैली से ये कविता ली गई है और भगवान बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध जो है उनके बचपन की घटना का उल्लेख इस कविता के साथ साथ किया हुआ है, बराबर। तो उनका पुत्र था जिसका नाम राहुल था और माँ थी यशोधरा, है ना। और राजकुमार सिद्धार्थ
को इस कहानी को दोहराने का आग्रह अपनी माँ से करते हैं। तो इसमें हमें क्या बताया है कि ये सिद्धार्थ जो है यानी कि राहुल अपने माँ से क्या चाहता है, एक कहानी सुनना चाहता है ना। तो माँ उसको अपने पिता की एक कहानी सुनाती है कि उसके पिता कौन थे और क्या करते थे और किस प्रकार ये कहानी आगे बढ़ती जाती है, बराबर। तो देखिए इस कहानी में हमें ये बताया है कि राहुल अपने माँ से कहता है कि माँ तू मुझे एक कहानी सुनाओ। तो माँ हंसती है और कहती है कि मैं तेरी नानी हूँ जो तुझे कहानी सुनाऊँ, है ना। तो राहुल कहता है कि मुझे दासी ने ऐसा बताया कि तुम मेरी नानी की बेटी है ना, इसलिए तुम मुझे कहानी सुनाओ, जैसे भी कोई राजा या रानी की कोई भी कहानी सुनाओ। तो माँ उसे कहती तू बहुत जिद्दी है, मेरी बात सुनने वाला नहीं है। अच्छा चल मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ। तो वो कहानी सुनाती है, किसकी कहानी सुनाती है, तो राहुल के पिता कौन थे, सिद्धार्थ, है ना। तो उनकी कहानी बताती थी। तो ये सिद्धार्थ जो है वो आगे चलकर क्या बन गए थे, बुद्ध बन गए थे, है ना। इसलिए यहाँ हमें बताया है कि गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी यहाँ बताई है। तो माँ उसके अपने पिता के जीवन की कहानी बता रही है। तो कहानी में क्या बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत सुबह जल्दी क्या कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। कहाँ पर भ्रमण कर रहे थे, बगीचे में। और इतना सुंदर वातावरण था, आसपास जो फूलों के पौधे थे उससे सुंदर सी खुशबू आ रही थी, है ना। और वो खुशबू भी मानो अपनी मनमानी कर रही है। और रंग बेरंगी फूल खिले हुए थे, उस पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हल्के जो हवा के झोंकों से फूलों पर जो बूंदें पानी की गिरी थी, यानी कि ओस की बूंदें थी, उस पर पानी मानो लहरा रहा था। इसलिए उसको आश्चर्य हुआ, ये पानी लहरा रहा था। हाँ तो माँ तुम मुझे यही कहानी सुनाओ। फिर माँ आगे कहती है कि फिर बाग में पक्षी जो थे वो मधुर गीत गा रहे थे। वहाँ से अचानक क्या हुआ, एक हंस आकर तुम्हारे पिता के चरणों में घायल होकर गिरा। तुम्हारे पिताजी दुखी हो गए। तो राहुल को आश्चर्य हुआ, हो ऐसा हुआ, वो पंख घायल होकर नीचे गिर गया, ये तो बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है। फिर तुम्हारे पिता ने उसे चौंक कर उठा लिया। पक्षी को मानो नया जन्म मिल गया हो, है ना। और उतने में क्या हुआ, वहाँ पर एक शिकारी आया और शिकारी कहने लगा कि ये तो मेरा निशाना है, मुझे चाहिए। राहुल को आश्चर्य हुआ, ये तो कहानी कठोर और कोमल भी है और कठोर भी है। फिर शिकारी ने तुम्हारे पिता से ये घायल पक्षी मांगा, पर पिताजी तो कहने लगे कि मैं तो तुम्हें ये दूंगा नहीं, क्योंकि मैंने इसकी रक्षा की है। क्योंकि वो शिकारी क्या करता था, पक्षियों को मारकर उसका मांस खाने के लिए ले जाता था। और वो तो अड़ गया कि मैं तो कैसे भी करके इस पक्षी को लेकर ही जाऊंगा। फिर क्या हुआ कि इस प्रकार जो दया करने वाला था, बचाने वाला था तुम्हारे पिताजी, और जो जिस पर एकदम निर्दय था कि भाई पक्षी को मारकर उसे खा जाना, तो इन दोनों की बहस क्या हुई, बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते ये बात कहाँ तक पहुँची, न्यायालय में पहुँची। ओ तो वह राहुल कहता है ऐसा है, न्यायालय में पहुँची। अब माँ कहती चल अब तू मुझे बता दे कि तूने ये कहानी सुनी, अब तू क्या न्याय करेगा। तो राहुल कहता है कि मैं तो यही कहूँगा कि दया न्याय का दानी है। तुमने अब तो सचमुच में ये कहानी सुनाई कि जिसने बचाया है उसी के पक्ष में ये न्याय होना चाहिए। तो इस प्रकार ये कहानी हमारी यहाँ पर पूरी हुई, यानी कि इस कविता में हमें इस प्रकार की कहानी बताई गई है। फिर हमारा लेसन नंबर है 9, जो एक कहानी है जो है ममता।
अब इस ममता पाठ के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, बराबर। तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के तुल्य माना गया है और धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना ही उसका स्वागत किया जाता है। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की यह कहानी कैसी है? अतिथि देवो भव का मुख्य पात्र जो है वो ममता है और ममता अपनी त्यागमय आचरण से प्रभावित होती है कि भाई वो किस प्रकार अपना सब कुछ त्याग देती है। तो इस पाठ में हमें ये बताया है कि ममता एक विधवा है और रोहतास दुर्ग जो राजा है उसका मंत्री जो था चूड़ामणि, उस चूड़ामणि की इकलौती दुहिता थी, दुहिता यानी कि विधवा थी, जिसका नाम ममता था। वह चूड़ामणि जो था वो अपनी बेटी के लिए बहुत ही दुखी था। अब उसका भविष्य सुरक्षित करने के लिए उसने क्या किया, क्योंकि अब उसे पता था कि रोहतास दुर्ग तो अब हारने वाले हैं, इसलिए उसने उसके खजाने में से बहुत सारे ऐसे उपहार, स्वर्ण के उपहार लेकर ममता को देने के लिए जाता है, पर ममता उसे ठुकरा देती है। अब इतने में क्या होता है, डोलियों में छिपकर बैठे हुए पठान सैनिक अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार जमा लिया था उन्होंने। अब चूड़ामणि को तो पता था कि अब तो हमें यहाँ जिंदा कोई रहने देगा ही नहीं, और उसने इस प्रकार क्या किया कि राजा के राजा के पास से सारी जो भी उपहार थे, यानी कि जो भी खजाना था, सोना मोहर स्वर्ण जो भी सब कुछ अपनी बेटी के को देने के लिए गया और कहा इसे लेकर आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अब हमारे इस राज्य का कोई ठिकाना नहीं, कल में हो न हो तुम्हारा गुजारा कैसे हो सकता है। यह सोचकर वो अपनी बेटी के पास आता है, पर बेटी उसे क्या करती है, तिरस्कार करती है। पर अचानक वो डोलियों का तांता आता है, उसमें से पठान सैनिक आते हैं और चूड़ामणि मारा जाता है। ममता अब अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कहाँ चली जाती है, काशी के उत्तर में स्थित एक विहार है जहाँ वह पहुँच जाती है। अब वो विहार जो था वो बहुत ही ऐसे खंडहर जैसा था, पर वहाँ पर उसने अपने आप क्या किया, सब कुछ रहने जैसी जगह बना ली और फिर लंबे समय तक वहाँ अपना जीवन गुजारने लगी। फिर एक दिन क्या हुआ कि वहाँ अब धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई और फिर अपने झोपड़ी में बैठकर वो भगवान का नाम लेती रहती थी। और वहाँ से थोड़े दूर एक गांव था, उस गांव की स्त्रियाँ उसकी मदद के लिए आती थी और वो उन गांव की स्त्रियों को भी बहुत कुछ मदद करती थी। अब अचानक क्या होता है कि वहाँ पर एक भीषण आकृति नज़र आती है। उसने देखा कि यहाँ पर कोई व्यक्ति आया है। वो देखती है और पूछती है कि तुम कौन हो, तो कि शहंशाह। तो ये उसे बहुत दुख होता है कि भाई ऐसे तो बहुत सारे शहंशाह हुए कि जिन्होंने इस प्रकार हमारे पिता का वध किया है ना, और फिर मैं तुम्हें यहाँ पर आश्रय दूंगी नहीं, तुम कौन हो क्या हो मैं तुम्हें जानती नहीं। पर उस व्यक्ति को बहुत ही प्यास लगी हुई थी, थका हारा था और ममता को उसने पानी पिलाने की आज्ञा की। अब अपने यहाँ आश्रय मांगने आए हुए इस अतिथि को उसने पानी तो पिला दिया, पर अब उसकी कुटिया में आश्रय देने से लिए वो मना करती है। पर अचानक उसको वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ता है और फिर ममता मन ही मन सोचती है कि नहीं, मुझे तो अतिथि देवो भव का आदर्श का पालन करना चाहिए। और फिर वो उस व्यक्ति को अपने झोपड़ी में आश्रय देकर रखती और खुद टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है। और जैसे ही सुबह का सवेरा होता है और
उस आदमी के साथी वो और कोई नहीं था, आया हुआ अतिथि और कोई नहीं था। कौन था? हुमायूं था। तो हुमायूं को खोजते हुए उसके सारे सैनिक वहाँ पर आते हैं और जैसे ही घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है वो तुरंत बाहर निकलता है और कहता है मिर्ज़ा मैं यहाँ पर हूँ। और फिर सारे सैनिक खुश हो जाते हैं और हुमायूं को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। पर जाते जाते हुमायूं अपने मिर्ज़ा से ये कहकर जाता है कि सुनो, यहाँ पर इस स्त्री ने मुझे रात भर आश्रय दिया है, मेरी रक्षा की है, इसलिए यहाँ पर एक अच्छा सा सुंदर सा घर बना लेना। मैंने विपत्ति के समय यहाँ विश्राम किया है। तो इस प्रकार 47 सालों के बाद समय बीतता जाता है। ममता अब 70 साल की हो गई है। अब उसके जीवन का अंत भाग आ गया है। वहाँ पर अब उसकी तबीयत भी मतलब लड़खड़ा गई है। गांव की स्त्रियाँ उसके आसपास बैठी हुई है, देखिए, और फिर उसकी सेवा में लगी हुई है। अचानक वहाँ पर एक बादशाह आता है और फिर वहाँ जिस मिर्ज़ा को कहा था वो मिर्ज़ा के बनाए हुए इस चित्र के आधार पर वहाँ कुछ घुड़सवार आते हैं और झोपड़ी के आसपास सोचते हैं कि शायद यही झोपड़ी है जहाँ हमारे शहंशाह ने क्या किया था, आश्रय लिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि इस जगह पर हमें एक महल बनवाना है। ये बात ममता सुन लेती है और अपनी उस दासी को कहती है कि बाहर जो खड़े हैं उनको अंदर बुलाओ। और घुड़सवार अंदर आता है और वो इसे कहती है कि भाई यही जगह है जहाँ पर मिर्ज़ा ने हुमायूं ने ये कहा था कि यहाँ पर एक विश्राम गृह बना दिया जाए, यानी कि एक सुंदर सा घर बना दिया जाए। और फिर ये कहकर वहाँ वो अपना आखिरी सांस ले लेती है। ममता का स्वर्गवास हो जाता है। उसके बाद इस जगह पर एक सुंदर सा अष्टकोण मंदिर बनाया जाता है और ममता की झोपड़ी की जगह अष्टकोण मंदिर बन जाता है। वहाँ पर इस अष्टकोण मंदिर पर सिर्फ हुमायूं का नाम लिखा जाता है, ममता का नहीं। तो इस प्रकार जिसकी याद में यह बनवाया गया था और शहंशाह अकबर का नाम था जिसने उसे बनवाया था। ममता का नाम कहीं पर भी नहीं था, है ना।